हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उससे आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, और डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस तरह से आप ड्राइव करोगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो है मेरा कैपेसिटर। कि कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर आप सभी जानते हो। ठीक है, कैपेसिटर एक इस तरह का डिवाइस है, एक अरेंजमेंट आप बोल सकते हो कंडक्टर्स का, जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। फाइन, मतलब जिसके अंदर आप एनर्जी या फिर चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ज स्टोर करने की जो डिवाइस है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, और इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। ये कैसे फॉर्म होता है ये भी आपके सिलेबस में, बट यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन, हम लोग सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई जब ये एनर्जी को स्टोर करेगा तो इसकी कुछ तो कुछ कैपेसिटी होगी। ऐसा नहीं है कि कितनी मर्जी है उतनी एनर्जी इसमें स्टोर करा दो या उतना चार्ज स्टोर करा दो, है ना। तो कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी ही स्टोर कर सकता है। अब वो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है ये डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटी पर। ठीक है, तो जो इसकी कैपेसिटी होती है एनर्जी या फिर चार्ज को स्टोर करने की, इस कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। तो अगर मान लो यहां पर दो कंडक्टर हैं, कोई से भी दो कंडक्टर किसी भी शेप के हो सकते हैं। फाइन, किसी भी शेप के हो सकते हैं। मान लो ये रैंडम शेप मैंने ले ली, इसके ऊपर कुछ चार्ज है प्लस क्यू, उसके ऊपर कुछ चार्ज है माइनस क्यू। तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा एंड सपोज इट इज V। देन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके रिस्पेक्ट में हम कैपेसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, Q ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। फाइन, यूनिट क्या होती है, सही यूनिट इसकी आप यहीं से देख सकते हो। सही यूनिट क्या होगी, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, और इसको हम बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। फाइन, ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो फैरेड जनरली बहुत ही कम यूज होता है ना। नॉर्मली जो हम यूनिट्स यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो कैपेसिटर की यूनिट हम यूज की जाती है वो क्या है हमारी, बेसिकली वो या तो आप माइक्रोफैरेड यूज करोगे, जिसको आप म्यू एफ से रिप्रेजेंट करते हो, और 1 म्यू एफ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ फैरेड होता है। या फिर आप पिको फैरेड यूज करोगे, ठीक है, जिसको आप माइक्रो फैरेड भी बोलते हो, और ये होता है 10⁻12 फैरेड। फाइन, तो ये जनरल यूनिट्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसको ज्यादा यूज नहीं करते, बट इट इज ऐसा यूनिट। फाइन, हाँ जी। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि भाई ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या हर एक कैपेसिटर की फिक्स होती है या फिर वेरी कर सकती है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये जो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है उनको भी समझ लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर तो डिफरेंट तरह के होते हैं। बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो तो है हमारा शेप और साइज। किसका शेप और साइज, जो हमने कंडक्टर्स लिए हैं उनका शेप एंड साइज। इन दोनों फैक्टर्स पे भी हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है। फाइंड शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स आप यूज कर रहे हो
कैपेसिटर को बनाने के लिए, तो उनके शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। नंबर 2 ये किस पे डिपेंड है? नंबर 2 ये डिपेंड है प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, प्रेजेंस ऑफ द मीडियम। मतलब जो हमारा, जैसे सपोज आपके पास ये दो कंडक्टर्स है किसी भी शेप के, और ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में ये जो मीडियम है ये किस तरह का है, इस बात पे भी इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी। फाइन, सो प्रेजेंस ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करते हो। तीसरा और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, मतलब इन दोनों कंडक्टर्स के अलावा कोई अदर कंडक्टर यहां पर रखा होगा तो उसकी प्रेजेंस से भी हमारी जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो चेंज हो जाएगी। फाइन, सो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की वो डिपेंड करती है। हाँ जी, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कैपेसिटेंस के बारे में समझ लिया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में समझ लिया। अब जो कैपेसिटर होते हैं उनके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, 3 तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो जनरली हम जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। बट हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है वो केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इन दोनों के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही डिस्कस करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फाइन, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमारा, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? तो देखिए कैपेसिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो क्या पूछेगा, तो यहां पर 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1 आपसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पूछ सकता है, उसका डेरिवेशन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है? दूसरा उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से वेरी करती है अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो मैंने बोला कि जो मीडियम रखा होता है कंडक्टर्स के बीच का जो मीडियम होता है उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो अगर वो डाइलेक्ट्रिक हम वेरी कराएंगे तो कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फाइन, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि कैपेसिटेंस का डेरिवेशन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का डेरिवेशन क्या है। फाइन, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं, इनका क्रॉस सेक्शन कुछ है, सपोज ए, दोनों सेम क्रॉस सेक्शन है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा देन माइनस सिग्मा, ठीक है। तो चार्ज की अगर बात की जाए तो वो निकल जाएगा यहां से इजिली। अच्छा, बीच का सेपरेशन मैं मान लेता हूं क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है सपोज d। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करो तो क्या करोगे? देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बहुत इजी है, अभी मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया, क्या होता है, C = चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और बिटवीन द कंडक्टर्स। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता चल जाए, क्योंकि चार्ज तो मुझे पता लग गया, मुझे पता है कि जो भी चार्ज होगा वो सिग्मा के अकॉर्डिंग मैं इजीली निकाल लूंगा। बट यहां पर क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में, वो पता लगाना है। फाइन, उसको पता लगाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इस रीजन, अभी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो रीजन है इसमें क्या है, एयर या फिर वैक्यूम है, एयर या फिर वैक्यूम है, इस बीच के जो मीडियम में एयर या फिर वैक्यूम है। फाइन, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। वो अगर कैलकुलेट हमने कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही हम पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। फाइन, तो यहां पर वैसे तो 3 रीजन है हमारी, एक तो आउटसाइड 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड दिस वन इज थर्ड रीजन। तो 1 और 2 में तो फील्ड 0 होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, ये फर्स्ट
जो चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर दो सेम चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, मतलब चार्ज दोनों पर सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन का है, मींस अपोजिट साइन का है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो फील्ड जीरो हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन दोनों की वजह से सेम होगी, इस नेगेटिव साइन की वजह से उसकी तरफ होगी, पॉजिटिव की वजह से अवे होगी, तो फील्ड सेम डायरेक्शन में ही होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। अब निकलेगा कैसे वो हमें निकालना है, फाइन। तो अगर मैं निकालूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, E इज इक्वल्स टू E पॉजिटिव की वजह से प्लस E नेगेटिव प्लेट की वजह से। अब जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि सिग्मा वो भी सेम है तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने यहां पर साइन नहीं लिया, माइनस का साइन नहीं लिया, क्योंकि मैंने उससे डायरेक्शन देख ली और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं, फाइन। तो ये बन गया मेरे पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड फाइनली इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा हमारा V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन और गैप बिटवीन द फील्ड्स, बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इट मींस ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी कितना है मेरा, ये तो गिवन है डी है, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइन। अब मुझे कैपेसिटेंस निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या आएगी कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और Q को मैं क्या लिख सकता हूं, Q को मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए, क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए। तो अब यहां पर ये लिख दिया मैंने सिग्मा इंटू ए, बिकॉज चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है हमारा वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं Q निकालूंगा तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, उसकी जगह मैंने सिग्मा इंटू ए लिख दिया, अपॉन ये मैं अगर वैल्यू रखूंगा तो सिग्मा डी, और ये अपॉन में आएगा, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो अब ये सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आप ढंग से इसको एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कंडीशन ये है, अभी मैंने जो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है ये क्या है हमारा, बीच का जो मीडियम है ये क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है, उसके लिए जो फॉर्मूला आया वो ये है। अब मान लो कि अगर एयर या फिर वैक्यूम ना हो, कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब इसमें किस तरह से वेरिएशन आएगा, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगर मान लो इसमें एयर ना हो कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, इफ देयर इज अ मीडियम whose dielectric constant is K, देन क्या होगा, देन जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो पहले ही थी एयर में, जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक में रखोगे तो उसका K टाइम्स हो जाएगा उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। मतलब क्या हो गया कि जो कैपेसिटेंस है बेसिकली वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, नंबर 1 तो K पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है, नंबर 2 किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर 2 ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड है, एंड नंबर 3 ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो गैप है, जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो अगर आप हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम लोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम लोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। सी अगर एरिया पे डिपेंड है, मींस अगर आप चौड़ी सी प्लेट्स लोगे जिनका साइज ज्यादा है, जिनका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है,
तो उसकी जो इस कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की वो ज्यादा होगी। और जो गैप है, अगर ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी कम कैपेसिटी हो जाएगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली डिपेंड्स ऑन डी। सो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इफ देयर इज ए फार गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दैट कैपेसिटर। फाइन। तो यहां पर आपने जो कैपेसिटर था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में पढ़ लिया, उसकी कैपेसिटेंस देख ली, एयर में भी देखा, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो उसमें भी देख लिया आपने, ठीक है। और अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है बीच में अगर ये कोई मेटल रख दी जाए तो क्या होगा, कंप्लीटली फिल कर दिया जाए मेटल से, तो के जो है मेटल के लिए क्या होता है, के मेटल के लिए क्या होता है, के मेटल के लिए हो जाता है हमारा इन्फिनिटी। फाइन। तो जब आप मेटल रख दोगे डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कंप्लीटली फिल कर दोगे मेटल से, देन जो सी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। फाइन। कैपेसिटेंस इन्फिनिटी मतलब बहुत हाई कैपेसिटेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कोई एग्जाम में पूछता है कि अगर आप मेटल रख दोगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। फाइन। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी तो हमने डिस्कस कर ली। अब अगर हम बहुत सारे कैपेसिटेंस को कंबाइंड कर दें, मतलब कि अगर मैं कॉम्बिनेशन बना दूं डिफरेंट कैपेसिटर्स का, तो कॉम्बिनेशन से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है या फिर कम की जा सकती है। सपोज मुझे कुछ हाई कैपेसिटी की नीड है तो क्या करना चाहिए, या फिर मुझे कम कैपेसिटेंस चाहिए, कम कैपेसिटी चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम अभी पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, यहां पर दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और नंबर टू कैटेगरी है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तब कैपेसिटेंस क्या होगी, और अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट किया बहुत सारे कैपेसिटर्स को तब हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, वो हमें यहां पर समझना है। फाइन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं, देन पैरेलल को लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं कुछ कैपेसिटर्स, ठीक है। सो लेट अस सपोज मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स है, सिंबल आप जानते ही हो, सिंबल क्या है कैपेसिटर का, ये है। एंड सपोज दो कैपेसिटर मैंने ले लिए फिलहाल, और ये दोनों कैपेसिटर मेरे सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी C1 और C2 है। और इसको मैंने फाइनली इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया एक किसी सप्लाई से, ठीक है, किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी लगा के, ठीक है, सेल या बैटरी लगा के मैंने किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसकी जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो हमें समझना है। फाइन। तो देखिए आपको पता है भाई, सीरीज में जब हम यहां पर अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि सीरीज में जो चार्ज फ्लो होगा हमारे कैपेसिटर्स में वो इक्वल होगा, चाहे उनकी कैपेसिटी कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करेगा। सीरीज में चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं मान लूं कि इस कैपेसिटर में चार्ज है Q, तो इसमें भी क्या होगा, Q होगा। और इतना ही चार्ज यहां बैटरी से भी सप्लाई किया जाएगा, ध्यान रखना। मतलब जितना चार्ज जो बैटरी से सप्लाई हो रहा वही चार्ज हमारा दोनों कैपेसिटर्स पे होगा। अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर है तो उनके ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा। फाइन। अच्छा, वोल्टेज जो होगा, अगर मान लो यहां पर ये मैंने पोटेंशियल लगाया V, तो अब ये V दोनों पर सेम होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर कैपेसिटी सेम है तो सेम हो जाएगा, अगर कैपेसिटी डिफरेंट है तो क्या होगा, वोल्टेज दोनों का डिफरेंट होगा। फाइन। तो क्योंकि मैंने C1 C2 कैपेसिटी ली है तो यहां पर मैंने मान लिया कि इसका वोल्टेज है V1 और इसका वोल्टेज है V2। तो अब मैं अगर निकालूं, क्या कैलकुलेट करता हूं मैं, यहां पर ये देखूं कि भाई जो वोल्टेज टोटल जो बैटरी से हमने वोल्टेज दिया था वो V था, तो ये वोल्टेज जो है यही जाके फर्दर डिवाइड हो रहा है दो कैटेगरी में, दोनों कैपेसिटर्स के पास डिवाइड हो रहा है। इट मींस कि ये जो V होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा V1 प्लस V2, यही तो होगा।
क्योंकि ये ही जो मैंने अप्लाई किया यही तो डिवाइड हुआ, V1 प्लस V2 होगा। अच्छा V1 को क्या लिख सकते हो, अगर आप इसमें कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ तो आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं मान लो एक इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं यहां पर, कि मान लो एक कोई कैपेसिटर है जो मैंने सेम वोल्टेज पर लगा दिया, सेम वोल्टेज बी पर ऑपरेट कराया, चार्ज भी उतना ही फ्लो हो रहा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी है कुछ सी, सीरीज मान लेता हूं मैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अगर मैं यहां से ये V1 और V2 निकालूं तो क्या आएगा, क्या आएगा देखो जरा, ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1। क्यों, क्योंकि आपने कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन V, तो जब V1 निकालेंगे तो Q अपॉन C1, मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ 1, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 कितना है Q, कैपेसिटी ऑफ 1 कितनी है C1, तो ये होगा Q अपॉन C1। सिमिलरली जो V2 आएगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। और एग्जैक्टली अगर मैं यही चीज इस इक्विवेलेंट सर्किट में भी अप्लाई कर दूं तो यहां से जो V आएगा वो क्या आएगा, देखो जरा, V इज इक्वल्स टू Q, चार्ज तो सेम ही रहेगा, अपॉन C जो हमारी कैपेसिटी है इक्विवेलेंट, सो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया CSC, तो ये हो गया CS। अब ये जो तीनों वैल्यूज है V1, V2, V और V, ये आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखो जरा क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 मिलेगा V इज इक्वल्स टू V1, V1 की जगह हम पुट कर देते हैं, यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये वैल्यूज पुट करने पर आपको मिलेगा Q अपॉन CS इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, Q कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये मेरा एक फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। फाइन, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या बनेगा, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, रिवर्स करोगे तो यहां से CS इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मिलेगा। तो रिवर्स करना जरूरी है, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी आपको CS की वैल्यू मिलेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज 1 अपॉन CS मिलेगा। तो या तो आप यहां डायरेक्टली पुट कर दो, अदरवाइज यहां आपने आंसर को रिवर्स करना होगा। फाइन, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अगर यहीं पे दो से ज्यादा कैपेसिटर्स होते तो क्या होता, ऐसे ही होता चला जाता 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस सो ऑन। फाइन, हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सीरीज तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से कनेक्टेड होंगे हमारे कैपेसिटर्स, इस तरह से कनेक्टेड होंगे जिसमें सारे जो वन एंड्स होंगे वो एक जगह पर कनेक्टेड कर दिए जाएंगे और दूसरे एंड्स हमारे दूसरे जगह पर कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये अगर इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका फर्स्ट एंड है, तो दोनों फर्स्ट एंड एक लोकेशन पर कनेक्टेड है, और अगर ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो ये दोनों एक जगह पर कनेक्टेड है। दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइन, अब इसको मैंने फाइनली कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और ये मान लो V वोल्ट की मेरी बैटरी है, यहां से कुछ चार्ज सप्लाई हुआ Q, V वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहां पर जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो दोनों ही कैपेसिटर मेरे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। वट एवर द कैपेसिटी, देयर इज नो स्कोप ऑफ द कैपेसिटी, कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करने वाला। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये है कि ये कैपेसिटी, अगर मैं मान लो इसकी कैपेसिटी बोला मैंने C1 है और इसकी कैपेसिटी है मान लो C2, तो ये कैपेसिटी देखो डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही जो कैपेसिटर है वो हमारे सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है। तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा, चार्ज सेम रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि कैपेसिटी सेम है या फिर नहीं। अगर कैपेसिटी सेम हो गई तो चार्ज भी सेम हो जाएगा दोनों पर, और अगर कैपेसिटी सेम नहीं है तो चार्ज सेम नहीं होगा। फाइन, तो अभी कैपेसिटी डिफरेंट है, तो मान लेता हूं कि इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2। तो अब इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए
तो कुछ ऐसा ही बनेगा, एक कैपेसिटर बना लिया मैंने, यहां पर सेम वोल्टेज पे लगा दिया उसको, ठीक है, सेम वोल्टेज V पर मैंने ऑपरेट करा दिया इसको, फाइन। और यहां पर जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना है वो ये हो गया, चार्ज Q ही रहेगा, वोल्टेज V रहेगा, कैपेसिटी मैंने मान ली, पैरेलल का इक्विवेलेंट है तो CP मान ली मैंने। ये हो गया मेरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, फाइन। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखो यहां पर जो वोल्टेज है वो तो दोनों में सेम है, मतलब इसका भी V और इसका भी V वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है। तो अगर यहां से Q चार्ज सप्लाई हुआ है तो यही चार्ज तो जाके दोनों पे डिवाइड होगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो मेरा Q चार्ज था यही तो दोनों कैपेसिटर्स पर जा रहा है। इट मींस Q मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, फाइन। Q मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों कैपेसिटर्स पर और इक्विवेलेंट सर्किट पर भी। तो फॉर कैपेसिटर 1 जो C1 है, C1 के लिए क्या होगा, जो हम Q1 निकालेंगे वो क्या आएगा, Q1 इज इक्वल्स टू C1 और V1, V1 तो V है, मतलब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो यहां से Q क्या आएगा, C इंटू B। C जो 1 का है वो कितना है, C1, और इसका पोटेंशियल कितना है, वो V है। सिमिलरली जो आपका Q2 आएगा वो क्या आएगा, C2 इंटू B, ठीक है। एंड फॉर इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप देखोगे, इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे तो क्या मिलेगा, जो Q मिलेगा टोटल वो मिलेगा CP इंटू B, CP इंटू B, फाइन। Q क्या मिलेगा, CP इंटू B। तो अब ये अगर सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में रख दो तो देखो जरा क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 1 में रख दो, Q की वैल्यू क्या है, CPB, ये होगी CPB इज इक्वल्स टू Q1 क्या है, C1V प्लस C2V, ये वैल्यूज रख दी। अब देखो वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन लेके क्या बचेगा, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये हमारी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या था, सीरीज में था 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, सीरीज में तो कैपेसिटी कम होगी, अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड करते चले जाओगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है, फाइन। लेकिन अगर आप उन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वो बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज डायरेक्ट सम होता चला जाता है, फाइन। तो अगर मुझे हाई कैपेसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो जितने भी मेरे पास कैपेसिटर्स हैं उनको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूंगा, और अगर मुझे लो कैपेसिटी चाहिए, लो कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस के बारे में समझा। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जो कि हम अभी पढ़ाएंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में यही काफी है, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अच्छा लग रहा हो अगर आपको तो इसको लाइक करिए, कमेंट करो और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।